नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने वीडियो में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ, अभी हमने 3-4 वीडियो में कवर किया था वो मौलिक अधिकार, हमारे जो मूल कर्तव्य अधिकार थे उसको कवर किया था। आज हम लोग अपने वीडियो में पढ़ेंगे, उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक पढ़ा था। इसमें 3 वीडियो में कवर किया था हम लोगों ने, और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सबको देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 का ही हिस्सा है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे, और इसे क्या मौलिक अधिकार के तरह ही इसे रखा गया है, क्या ये मौलिक अधिकार के तुल्य है, क्या मौलिक अधिकार से यह श्रेष्ठ है या उससे कम है, इन सभी की चर्चा आज अपने वीडियो में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इसे शामिल क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके कि शामिल क्यों किए गए थे, इसके उद्देश्य क्या थे और ये किस चीज़ पे आधारित थे। इन सभी बातों को आज हम लोग पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद अनुच्छेद की चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जब संविधान बन रहा था, तो जब संविधान बन रहा था उस टाइम पे संविधान सभा बना था। तो संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर थे और अध्यक्ष भी थे। तो उनमें एक BN राव भी थे, जो कि हम उनके बारे में अधिक अच्छे से जानते हैं। ये हमारे संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव जी, उन्होंने सलाह दिया था कि हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हो, मौलिक जो अधिकार हो, मौलिक अधिकार दो टाइप के होने चाहिए। तो एक वो होने चाहिए जो गवर्नमेंट उसे तत्काल लागू कर सकते हैं, और एक वो है जो गवर्नमेंट जब चाहे बाद में उसे लागू कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 सुझाव दिए थे। तो एक तो लागू कर दिया गया, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, जो कि 12 से लेकर 35 तक हमने पढ़ा है। और दूसरा, जिसको मौलिक कर्तव्य के जगह पर ही स्थान दी गई, मतलब साथ में ही स्थान दी गई, लेकिन उसका नाम मौलिक अधिकार न दे करके जो दीर्घकालीन थे, यानी कि तत्काल वाला तो लागू कर दिया गया, लेकिन दीर्घकालीन थे, उसका नाम दे दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में दे दिया गया। तो दोस्तों, ये उसके जो मौलिक अधिकार थे हमारे, उसी के साथ में ही इनको रखा गया है। लेकिन जहाँ तक मौलिक अधिकार की बात करें तो उसे हम लोग न्यायालय में परिवर्तन कर सकते हैं या न्यायालय में उसे रीट जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यह क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी होती है। आलोचना इसी आधार पर होती है कि इसे हम लोग जो क्या बोलते हैं, न्यायालय में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए इसकी सबसे बड़ी आलोचना होती है। हालांकि बहुत ऐसे चीज़ें जो वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 2 टाइप के हमारे लागू किए गए थे, जो तत्काल और एक दीर्घ। तो दीर्घ वाले का नाम हो गया हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं कि इसे कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। ये भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, उनका मेन उद्देश्य क्या था, इन्हें मतलब क्यों रखा गया और क्यों इन्हें संविधान में जगह दी गई। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा संविधान या हमारा राज्य ऐसा होना चाहिए कि लोगों के हित में होना चाहिए। अगर लोगों का हित नहीं होता है तो हमारा संविधान बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो यही कारण था कि सबसे ज़्यादा लोक कल्याणकारी को ध्यान में रखकर बनाया गया, यानी कि लोक कल्याणकारी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया कि राज्य की स्थापना ऐसा होना चाहिए जो लोक कल्याणकारी हो। लोक कल्याणकारी का मतलब लोगों के हित के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा उद्देश्य क्या था, यानी कि सामाजिक हम लोग समझ रहे हैं बात को, आर्थिक और राजनीतिक के आधार पर न्याय, यानी कि न्याय संगत हो, यानी कि सभी को समाज के आधार पर, या हम लोग बात करें आर्थिक के आधार पर और राजनीति के आधार पर, ये तीनों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को समान अधिकार यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये 3 चीजें देखी गई थी। तो कभी कभी दोस्तों यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर न्याय तो मिलना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें किस आधार पर, है ना, न्याय की बात करेगा तो यहाँ सामाजिक तीनों सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन जब सीधे न्याय न पूछकर हमें हित की बात करना होता है तो वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक हित की ही बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे राजनीतिक हित की बात वहाँ पे नहीं होती है। और आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे, जैसे आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे चीज़ क्या थे कि जैसे 1905-6 से पहले जो हमारे राजनीतिक थे हमारे देश के, जैसे हमारे स्वतंत्रता से पूर्व की बात है, जब हमारे यहाँ पे जो नेताओं या पूरे देश पर जो एक छाप था वह क्या था, उदारवादी का छाप था, उदारवादी का छाप था। उसके बाद उग्रवादी आए, जो मतभेद हो गए थे थोड़े से, उग्रवादी आए। उसके बाद जब गांधी जी आए 1915-16 के बाद जब गांधी जी आए तो उनका भी विचारधारा प्रभावित हुआ, विचारधारा से लोग प्रभावित हुए, इसके कारण गांधीवादी भी विचारधारा आई। तो यहाँ से 3 वादी देख सकते हैं हम लोग, एक गांधीवादी और समाजवादी और तीसरा है उदारवादी। इन तीनों का सम्मिश्रण जो है, यानी कि तीनों का प्रभाव हम लोग देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे सबसे ज़्यादा पड़ा था। और यही कारण है कि इनमें तीनों की छवि स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल जाती है। चलिए, तो ये तो थे आपके अभी तक बेसिक कुछ पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद की चर्चा करेंगे तो अनुच्छेद का क्या है, अनुच्छेद अगर हम लोग 36 से स्टार्ट कर रहे हैं तो अनुच्छेद 36 में ये बताया गया है कि राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। राज्य की परिभाषा के बारे में क्या है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य एक होना चाहिए, और उसकी परिभाषा हमें यहाँ पे बताई गई है। यानी कि राज्य की परिभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 36 में बताई गई है। 37 की बात करें तो दोस्तों अभी हमने बताया आपको कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो न्यायालय में जब इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, इसीलिए इसको 37 अनुच्छेद में रखा गया है। अगला हम लोग देखेंगे कि अभी 37 देखें हम लोग कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों, ये दोनों को थोड़ा सा कोरिलेट करके हम लोग ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 38 की बात करें हम लोग तो इसमें कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की, जो हम लोगों ने ऊपर किया था, तो इस चीज के न्याय की चर्चा की गई है इसमें। अगला है अनुच्छेद 39 की बात करें तो 39 की बात करें तो दोस्तों थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, ये अलग टाइप का है। थोड़ा सा क्या है कि जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं उसका उचित वितरण होना चाहिए। उचित वितरण ऐसा होना चाहिए कि जैसा कि मान के चलो अगर पूरे संसाधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाए, यानी कि कोई एकदम से अमीर हो जाए, कोई एकदम से गरीब रह जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी जो संसाधन है उसका उचित वितरण होना चाहिए, यानी कि गरीब और अमीर सभी में समान रूप से वितरण होना चाहिए। तो वहीं पे यह भी देखा गया था कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का प्रावधान भी इसमें लागू किया गया है। तो दोस्तों कभी कभी पूछे जाते हैं कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन किस अनुच्छेद में रखे गए हैं, तो आपको 39 में रखे गए हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, बीबीआई बोल सकते हैं इसको हम लोग। आगे देखते हैं 39 के क में, जो कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में, जो कि हमने पढ़ाया था पहले, तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। इसका मतलब क्या है कि न्याय देने का मतलब क्या है कि अगर कोई अवसर है, अवसर का मतलब कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे कोई जॉब है, तो जॉब के सिलसिले में ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा जॉब दे दे, किसी को कम दे दे। तो इसके आधार पर भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि समान अवसर के आधार पर न्याय देने की बात कही गई है इसमें। तो ये 39 का क में है, जो कि 42वें संविधान संशोधन, और 42वें संविधान संशोधन के बारे में हम लोग देखे हैं कि 1976 में किया गया था, और इसको छोटा संविधान भी कहा जाता था। इसको ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 40 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 40 थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 40 मैंने बहुत पहले ही पढ़ाया था। इसमें इस पर एक मैंने वीडियो भी बनाया था पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, वो वीडियो आप देख सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पे
तो पंचायती व्यवस्था है, यानी कि ग्राम स्तर पे ग्राम स्तर पे जो पंचायती व्यवस्था होती है उसकी बात कही गई है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 में मूल रूप से लागू कर दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि पहले ये पंचायती जो राज्य व्यवस्था थी, यह राज्य को एज ए छोड़ दिया गया था, उनके स्वेच्छा के आधार पर छोड़ दिया गया था कि आपको लागू करना है लागू कर सकते हैं, लागू नहीं करना है लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब 73वें संविधान संशोधन हुआ तो उसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और इसे 3 भागों में बांट करके जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको संचालन के लिए राज्य को दे दिया गया। कहीं कहीं 2 ही स्तर पर देखे गए थे, तो उस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। अनुच्छेद 41 की बात करें हम लोग तो कहा ना कि कुछ दशा में, जैसे पंचायती राज व्यवस्था ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको अलग से ध्यान रखेंगे हम लोग। और 41 की बात करें तो कहा क्या है कि कुछ दशा में हमें काम मिलना चाहिए, जैसे बुढ़ापा हो या शारीरिक विकलांगता हो, उस दशा में हमें क्या है कि काम मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उस दशा में हमें काम नहीं मिलता है तो हम जाएंगे कहाँ। तो इस स्थिति में क्या है, हमें उस टाइम पे काम मिलनी चाहिए। यानी कि 41 में कहा गया है कि कुछ अन्य ऐसी दशाएं जिस दशा में हमें काम मिलना चाहिए, और 42 उसी से रिलेटेड है। तो 41-42 को थोड़ा सा को रिलेट करके पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ पे 41-42 को। तो उस दशा में कहा गया है कि कार्य क्या है, अगर हमें कार्य मिलता है तो कार्य क्या होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत का मतलब क्या होगा कि हम जितना काम करें उसके आधार पर हमें वेतन मिले, वहाँ का माहौल भी अच्छा हो और सभी लोग हमें क्या है मानवीय दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि हम भी इंसान हैं वो भी इंसान है। तो इस तरह से मानवीय दशा होनी चाहिए वहाँ पे। कार्य तो न्याय संगत होना ही चाहिए, वहाँ की दशा कैसी होनी चाहिए, मानवीय होना चाहिए, यानी कि इंसानियत होनी चाहिए। और कार्य करने का जो माहौल होना चाहिए वो भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे आदमी काम कर सके। तो इसकी चर्चा 42 में की गई है। तो 41-42 को थोड़ा सा कोरिलेट करके हम लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ काम का ही चर्चा चल रहा था, तब 43 को भी हम लोग थोड़ा सा जोड़ लेंगे उसमें। तो 43 में कहा गया है कि निर्वाह मजदूरी, यानी कि हमें वहाँ पे तो काम तो मिलना चाहिए, और काम मिलने के साथ साथ वहाँ की दशा कैसी होनी चाहिए, मानवीय होनी चाहिए। और मानवीय के साथ साथ दोस्तों हमें अगर मजदूरी ही ना दिया जाए तो कैसा फील होगा। तो 41, 42, 43 तो 43 ये सभी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हमें ऐसा मजदूरी मिलना चाहिए जिससे हमारा गुजर बसर हो सके, जिससे हमारी फैमिली चल सके, और यानी कि निर्वाह मजदूरी बोलते हैं वो हमें मिलना चाहिए। और निर्वाह मजदूरी के साथ साथ जो यहाँ पे कुटीर उद्योग की बात की गई है, कुटीर उद्योग की बात, जैसे अगर हम लोग बात करें तो जैसे घरों में छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करना, या कभी कभी आपने देखा है कि बढ़ई का काम है या लोहार का काम है या टोकरी बिनने उनने वाला जो काम होते हैं, इस सभी इसी के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि निर्वाह मजदूरी की यहाँ पे बात की गई है। अगला थोड़ा सा दोस्तों ये हमारा अलग हो जाता है 4 मतलब दोनों क्या है, समान है, तो यहाँ भी समान बोला गया है। समान नागरिक संहिता जिसको बोला जाता है 4 यानी कि दोनों समान है 4। तो यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान होना चाहिए कि समान नागरिक संहिता होता क्या है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में क्या है कि सभी जो है अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं। जैसे हिंदू अपना अलग धर्म मानता है, मुस्लिम अपने अलग धर्म को मानते हैं, इसी तरह से अन्य भी है अपने अपने अलग अलग धर्म को मानते हैं। तो उसमें सारे चीज़ वर्णित है कि हमारे जैसे अब मुस्लिम कानून है, शरिया के अंतर्गत वो लोग अपने नागरिक को जीने का अधिकार इस तरह से मांगते हैं, हिंदू अपने हिसाब से मांगते हैं, तो सभी अपने अपने हिसाब से मांगते हैं। लेकिन हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष है, और इसके आधार पर सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि आप जितने भी नागरिक हैं सबको एक समान लेकर चले और सभी के लिए नियम कानून एक ही कर पाए। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें हम लोग विशेष कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ जो है न्यायालय में रिट जारी नहीं हो सकता, पहले ही बता दिए हैं कि परिवर्तनीय नहीं है। इसे गवर्नमेंट चाहेगी तो करेगी, नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अनुच्छेद 45 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 45 इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, जो कि 21 में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ
कि 14 वर्ष तक के जो आयु के जो बच्चे होते हैं, 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चे होते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो वो जब वहाँ से ले जाया गया तो यहाँ पे जगह खाली हो गया था। तो उसी के आधार पर यहाँ क्या हो गया, 0 से 6 वर्ष के आयु के जो भी बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट का यह अधिकार है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे सके, तो उसी को रखा गया है। तो दोस्तों, शिक्षा से संबंधित कोई भी अगर टॉपिक आता है आपके एग्जाम्स में और बोलेगा कि किस संविधान संशोधन की बात करेंगे, किस वे संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखेंगे 86 जो है, 86 हमेशा शिक्षा से ही आता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जब उसमें भी पढ़ाया था तो आपको बताया था। लेकिन कोई भी 0 से 14 वर्ष की बात करे या 0 से 6 वर्ष की बात करे तो शिक्षा कहाँ लागू हुई थी, कैसे, जो भी है 86 आप मार सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, 46 की बात करें तो 46 में भी शिक्षा की चर्चा की गई है, लेकिन यह किसके लिए की गई है, अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा की बात कही गई, हित की बात की गई है और आय की बात की गई, यानी कि समान जो वही है, सामान्य कार्य के बदले सामान्य वेतन की बात की गई है। तो अनुसूचित जो जाति और जनजाति होते हैं उन्हीं के लिए की गई है 46 में। तो दोस्तों, थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे हम लोग। 47 थोड़ा सा अभी जो है, अभी बिहार में क्या है, दारू बंद है। तो दारू बंद है तो किस अनुच्छेद के तहत दारू बंद है, तो 47 के अंतर्गत मद्य निषेध है। तो मद्य निषेध क्या किया गया है, अनुच्छेद 47 के तहत इसको बंद कर दिया गया है। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये इसमें जनरल व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर यह मद्य जो शराब वगैरह जो बंद होगा, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं जो मद्य वाले चीज़ें हैं वो बंद होंगी, तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा यानी कि स्वास्थ्य अच्छा होगा और उस किस्म में क्या होगा, पोषण भी मिलेगा हमारे शरीर को। तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई है। अगला अनुच्छेद है 48 की बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें तो अभी मध्य की बात हो गई, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कुछ काम कर ले भैया, तो कुछ काम कर लेगा ना, स्वास्थ्य अच्छा हो गया तो कृषि करेगा, क्या करेगा, पशुपालन करेगा, दुधारू पशु को पोसेगा, है ना, तो यहाँ से दूध होगा, यानी कि ये उसका स्वास्थ्य शरीर अच्छा कर रहा है, यानी कि स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए भी ये सब काम करना पड़ेगा, चाहे वो करे चाहे ये करे। तो 47 48 थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये कोरिलेट कर सकते हैं इसको। अनुच्छेद 48 का क की बात करें तो इसे भी हम लोग 42वें संविधान संशोधन में इसे संशोधित किया गया था। तो इसमें कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण को संरक्षित करना है, यानी कि जो भी हमारे आसपास पर्यावरण है उसको संरक्षित करना है, उनका हानि नहीं पहुंचाना है। उसके बाद है 49 की बात करें हम लोग, ये हमारा अनुच्छेद 49 की बात करें हम लोग, तो 49 में क्या है, जितने भी राष्ट्रीय महत्व यानी कि स्मारक स्थान वगैरह हैं, जैसे हम लोग कहीं कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ स्मारक स्थान हैं जो बने हुए हैं, बहुत पूर्व से बने हुए हैं, उनका क्या करना है, हमें संरक्षण करना है। तो ये राज्य का भी है, जैसे राज्य संरक्षित करता है, जैसे देखते हैं ना कि किसी किसी की स्मारक बनी हुई है तो उसके चारों साइड में या वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना कर क्या है, या उसको कभी कभी ऐसा होता है कि टूरिस्ट स्थल घोषित कर दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है कि उनका संरक्षण करना जरूरी है। अनुच्छेद 50 की बात करें दोस्तों तो ये भी महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 50-50 की बात कर ले, 50 आ रहा है ना, 50-50 जैसे हम लोग 100 वाला याद किए थे 50-50, तो यहाँ भी हम लोगों ने याद कर रखा है 50-50। तो 50 में क्या होगा, कार्यपालिका और दूसरा न्यायपालिका। तो दोस्तों कार्यपालिका क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मंत्री परिषद वगैरह है वो कार्यपालिका होते हैं, और जो विधि चलाते हैं वो क्या होते हैं, न्यायपालिका होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री वगैरह ये क्या है, कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। जो न्याय करते हैं, जैसे जस्टिस वगैरह करते हैं, वो क्या आएंगे आपको, न्यायपालिका। तो कभी कभी दोस्तों दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, अगर यह इसमें मिल गया तो क्या हो गया, अगर न्याय भी कार्यपालिका में मिल जाएगा तो कार्यपालिका जैसे चाहेगा वैसे न्याय कर लेगा, तो क्या होगा, देश खतरे में चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दोनों को अलग अलग करके ही चलाना चाहिए। अब सब चीज़ कर लिए तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 51 की बात करेंगे हम लोग, जो जिसमें बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की व्यवस्था की गई। अब इन सभी चीज़ों से निश्चिंत हो गए तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करेंगे कि भैया सभी शांत हो जाओ, सभी सुरक्षित रहो और अपने अपने घर पे रहो और सभी को मिला जुला कर चलो। तो दोस्तों ये थे हमारे
जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे, भाग 4 और 36 से लेकर 51 तक में हमने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सभी हमने कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।